सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है, एक बॉलीवुड एक्टर है अली फजल। तो ये भी नए एक्टर, इनको आप समझिए। अच्छा। और बहुत ही नीचे से निकल के आए हैं। मॉडलिंग करते थे। अच्छा। मॉडलिंग करते करते इनको 2-3 अच्छे डायरेक्टर मिल गए, टेकमांचू धूलिया टाइप के, और उन्होंने जो है उनकी कहानियों के साथ में ये चमकने लगे। अच्छा। ये इनकी एक सीरीज आई थी, उससे ये फेमस हुए थे, मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर से बहुत सारे लोगों का करियर बना। चलो ठीक। तो अली फजल ये बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो अली फजल की जन्म कुंडली धनु लग्न है और कुंभ राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश गुरु इनका स्थिर में है और अष्टमेश का चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गए। लग्न द्वि स्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये हो गई दीर्घायु। और शनि स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में ही अल्पायु हो गए। तो एक तरह से दीर्घायु, दो तरह से अल्पायु, मध्यायु में कालखंड में ये जन्म कुंडली है। ठीक है। चलो अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश इनका गुरु तीसरे घर में बैठा है, उच्चाभिलाषी है, लेकिन अपनी नीच राशि मकर से एक ही राशि आगे है। तो और चंद्रमा यहाँ पे है, ये भी उच्चाभिलाषी है। तो लग्नेश तीसरे घर में आया गुरु, इसलिए कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का मंगल इनका धन भाव में उच्च का है, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि मंगल की पंचम घर पे आ रही है ना। तो कोई राजयोग तो नहीं देगा, लेकिन ये पंचम घर अपने घर को मजबूत करेगा मंगल। और मंगल की 8वीं दृष्टि आई भाग्य भाव पे, यहाँ भी उच्चाभिलाषी दृष्टि है। मकर इसकी उच्च राशि है, सिंह में बैठा। तो अभाग्य सूर्य को देखो तो ये 10वें घर में, ये बहुत बड़ा राजयोग इनको मिला हुआ है ना। और सूर्य यहाँ उच्चाभिलाषी है, नहीं, सूर्य यहाँ कन्या में बैठा है। तुला इसकी सूर्य की नीच राशि है, तो यानी नीचाभिलाषी हुआ। ठीक। तो अगर ध्यान से देखो तो एक पंचम घर मजबूत हुआ है ना, और एक नवमेश दशम में गया सूर्य, राजयोग हो गया। ये एक राजयोग हो गया। तो 2 चीजें स्थितियां इनके साथ हैं। लेकिन ये सूर्य यहाँ पे राहु से दृष्ट है, केतु के साथ अटैच है ना। तो थोड़ा सा कमजोर तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये राजयोग तो देगा। केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग, बड़ा राजयोग, 9वें दशम में जाना। तो इस तरह की जन्म कुंडली है। करियर के क्षेत्र में देखो तो इनका बुध चर राशि में है, शुक्र के साथ बैठा है। बुध शुक्र हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसे लोग एक्टिंग के माहिर होते हैं, एक्टिंग का उनका करियर होता है। और बस ये है कि चर राशि में है, करियर में जो है उतार चढ़ाव होता रहेगा जीवन में। दूसरी चीज ये है कि सूर्य इनका प्रभावित है, सूर्य इनका भाग्य 9वें से और राहु से दृष्ट है। राहु सूर्य का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो हमने देखा है कि हड्डियों में समस्याएं देता है, छोटी से लेकर बड़ी तक की हो सकती है। विशेष करके स्पाइनल कार्ड में, रीढ़ की हड्डी, कोई न कोई समस्या चोट लगने के कारण या एक्सरसाइज ज्यादा करने के कारण। ये भी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ये भी वो चीज हो सकती है। मतलब अगर कुंडली में हल्का भी सूर्य प्रभावित हो जाए, हाँ, तो वो फर्क डाले। हड्डियों की समस्या जो है, हड्डियों की समस्या तो देगा। एक तो ये चीज है ये। हाँ, बाकी हमारे हिसाब से तो और कुंडली बढ़िया है। बुध की महादशा भी चल रही है, 2029 तक है। बुध दशमेश है, लाभ भाव में बैठा है ना, नीचाभिलाषी है, मीन इसकी नीच राशि है, तुला में बैठा है। तो ये महादशा तो ठीक ठाक है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है।
हमें नहीं लगता कि कोई इसमें से शादी वादी का देखिए, शादी का। विवाह का मालिक इनका बुध चर राशि में शुक्र के साथ बैठा है। और 7वें घर पे अगर देखो तो 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे, और किसी ग्रह की कोई दृष्टि यहाँ है नहीं। तो विवाह तो ठीक ठाक है, विवाह में कहीं ये इंटर रिलीजन मैरिज हुई है इनकी। हाँ, ये मुस्लिम है, हिंदू से शादी की है। हाँ कोई और वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है उसी को। बाकी महादशा इनकी जो है इस समय चल रही है बुध की। बुध की ठीक है, 2029 तक चलेगी महादशा ठीक है। महादशा सही चल रही है। सही है, क्योंकि 10वें घर का मालिक, कर्म क्षेत्र का मालिक लाभ भाव में बैठा ना, और शुक्र के साथ बैठा है। और शुक्र इस जन्म कुंडली में लाभ भाव का मालिक है, तो लाभेश के साथ बुध बैठा है 10वें, तो ये महादशा तो ये बढ़िया है, सही महादशा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस कुंडली में एक चीज देखिए कि पंचमेश जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में। हाँ, धन भाव के लिए बहुत मजबूत है ना। हाँ। इनको अभी हॉलीवुड से एक प्रपोजल आया था, और ये हॉलीवुड में कुछ काम करके आए हैं, बड़ा काम। हाँ, हो सकते हैं। तो अब यहाँ शनि 12वें घर में बैठा है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि अपने घर पे आ रही धन भाव पे, है ना। तो शनि मंगल का यहाँ कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन धन भाव का मालिक 12वें घर में शनि का जाना ये थोड़ा अशुभ माना जाता है। अच्छा। धन की हानि कराता है अकारण। अच्छा। कोई कारण नहीं होता। हाँ। अचानक से किसी कार्य के लिए धन ज्यादा, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ही करते कहीं। हाँ, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या कोई परेशानी आ जाए परिवार में कहीं। अच्छा। तो उस तरह से है, लेकिन वो कोई लंबे समय का गेम नहीं है कि कहीं कोई बड़े लंबे समय तक चलेगा। अपने यही के हैं, यूपी के। अच्छा। अली फजल। हाँ ठीक है, तो हमारे हिसाब से और जन्म कुंडली ठीक है। एक बड़ा राजयोग है, सबसे बड़ा 9वें सूर्य 10वें घर में है, और पंचमेश मंगल 5वें घर को देख रहा है। इसमें ये गुरु चंद्रमा गज केसरी बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। गज केसरी के लिए हमको अभी भी लोग जो है मैसेज करते हैं कि कहते हैं कि आप लोग जो गज केसरी योग बताते हैं, गज केसरी किसी कुंडली में बनते ही नहीं, बन ही नहीं रहा आपके हिसाब से। बहुत कम बनता है ना भाई। गज केसरी हमने पहले कई बार कुंडलियों में बताया है कि गज माने हाथी, है ना, और केसरी दो चीजों का कारण है, राजा का भी प्रतीक है और सिंह का प्रतीक है, सूर्य का। हाँ, सूर्य का, यानी हाथी पे सवारी करने वाला कोई तेजस्वी महाराजा है ना। तो वो शेर इसलिए कहा कि हाथी जैसे बड़े जानवर पर, सही है ना, शेर बैठे तो शेर ही सवारी कर सकता हाथी की, और कोई उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। तो इसलिए गज केसरी को, तो प्राचीन काल में गज केसरी का योग राजाओं के लिए प्रयुक्त होता था, उन्हीं की कुंडलियों में ज्यादातर मिलता भी था, तभी वो राजा महाराजा। या तो अगर गरीब की कुंडली में मिला तो फिर वो आगे चल के राजा हो जाएगा, आगे चल के राजा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे। ऐसा नहीं, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म कुंडली में कोई राजयोग बड़ा रहा होगा, तभी तो वो सम्राट हो गया। हाँ, वो गरीब था, गरीब थे, चाणक्य के हत्थे पड़ गए, तो वो चीज है। तो इस तरह से ये कुंडली हमारे हिसाब से अली फजल की जन्म कुंडली ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, जैसे ये कुंडली है अली फजल की, धर्म से ये मुस्लिम है, ठीक, और ये विद्या है, ये हिंदुओं की इजाद की हुई विद्या है। कौन सी? ज्योतिष विज्ञान। हाँ, नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। क्या? एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट हर धर्म में इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। हिस्सा है, और इसमें भी सब एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा। क्रिश्चियन में भी हैं, यहूदियों में भी हैं, और इस्लाम में भी है, और सनातन में तो है ही है ना। तो इस्लाम में भी मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजरों को भविष्यवाणी करते हुए, कुंडलियां पढ़ते हुए। तो उनकी भाषा उर्दू है, फारसी है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रेडिक्शन करते हैं, हमारे लोगों की तरह। उपाय के रूप में उनके यहाँ दो ही तरकीबें होती हैं, एक रत्नों को पहनाते हैं वो लोग, है ना, और दूसरी चीज कुरान शरीफ से वो लोग लोगों का निदान करने की बात करते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन में भी है, ऐसे ही क्रिश्चियन में भी, ऐसे यहूदियों में भी है, ऐसे हिंदुओं में भी है। तो हिंदुओं में जैसे
कहते नहीं कि गीता का ये श्लोक पढ़ो या रामचरितमानस का पाठ करो, है नहीं, या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सब ज्ञान हर धर्म को है इसका, एस्ट्रोलॉजी का। तो ये इसका मतलब है कि अगर जैसे कोई ज्योतिषी है तो उसके सामने आने वाला जो भी कुंडली दिखाने वाला इंसान है वो किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिषी कभी धर्म या जाति देख करके नहीं किसी की जन्म कुंडली नहीं पढ़ता, उसका भाग्य नहीं बताता। क्यों? ज्योतिषी होता है गुरु, आचार्य। गुरु के बारे में ये प्राचीन सनातन के धर्म के शास्त्रों में मान्यता है, लिखा भी है नहीं, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो परमात्मा का स्वरूप है धरती पर, है नहीं, तस्मै श्री गुरु नमः। तो परमात्मा के बाद दूसरे नंबर पे गुरु ही आता है, ठीक है, उसके बाद माता पिता आते हैं। तो आचार्य अगर अपने व्यास पीठ पे बैठा है गुरु, ठीक है नहीं, तो वो परमात्मा के उन सनातन नियमों का पालन करता है जिसमें किसी के बारे में केवल एक ही बात होती है कि ये मनुष्य है, ठीक है नहीं, ये जीवात्मा है, ठीक, इसके पास कोई समस्या है, ये मेरे पास आया है, मेरे पास जो ज्ञान है अपने धर्म के अनुसार मैं इसका निदान करने का प्रयास करता हूँ, और बाकी उसका निदान पूर्ण होना वो परमात्मा के हाथों में है। वो ऐसा करें न करें। नहीं, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा नहीं, अर्जुन को ज्ञान देते समय, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या है कि कर्म करना तुम्हारी आवश्यकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो जीवन नहीं चल सकता। अब इसका फल क्या होगा ये तुम निर्धारित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इसका फल तो मैं निर्धारित करता हूँ, ठीक है, कर्म का। तो बस आचार्य या गुरु का भी यही धर्म है, वो यही करते हैं लोग। कभी किसी का धर्म देखकर, जाति देख करके कभी ये नहीं कोई कहता कि नहीं हम तुम्हारी कुंडली नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करता है तो वो अपने सनातन धर्म के जो परमात्मा की सृष्टि के आदि में जो नियम बनाए थे उसका अपमान करता है। हाँ, यानी कि वो ईश्वर के प्रति नहीं, ऐसा कोई करता नहीं होगा, ऐसा करता नहीं। तो ऐसा कोई हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई ऐसा। तो हमारे एकदम से सवाल आ गया दिमाग में, सवाल हम करना भी नहीं चाहिए। अब जैसे कोई क्रिश्चियन है, अब उसके पास कोई हिंदू चला जाए अपनी समस्या लेकर के, जो अमेरिका में रहते हैं, मान लो यूरोप में रहते हैं, है ना, कोई हिंदू या कोई अदर धर्म का आदमी चला जाए नहीं चर्च में, या जहाँ पर भी वो एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, उनसे अपनी समस्या पूछे तो वो निदान नहीं बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई? तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कोई धर्म या जाति का कोई सरोकार होता नहीं। ये ज्ञान है, और ज्ञान धर्म जाति से ऊपर, ज्ञान धर्म जाति से ऊपर, ये चीज है। ठीक बात है। कुल मिलाकर के ये अली फजल की जन्म कुंडली बढ़िया है, अच्छी कुंडली ना। देखिए बहुत ही मतलब गरीब परिवार से लोग निकले। ये लोग किसी, इनके जो पुरखे थे, माता पिता या बड़े लोग, वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा सफल आदमी नहीं था ना। ये कोई जरूरी नहीं होता। देखो अब फिल्मों की क्या बात करो, फिल्मों में अगर पुराने इतिहास उठा के देखो नहीं, तो बहुत सारे एक्टर नहीं, सब गांवों से निकले हुए, ज्यादातर मध्यम वर्ग, ज्यादातर लोग, है ना। कोई वहाँ का फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, एक ही दो फैमिली थी पुरानी केवल, बस। ज्यादातर लोग तो सब गांव से ही निकल के आए थे। अमिताभ बच्चन स्टार ऑफ द मिलेनियम, वो भी तो गांव से निकले। और जैसा वो कोई वहाँ पहले से एस्टेब्लिश फैमिली के तो है नहीं। हाँ, और उनके पिताजी शायर थे बस। बाकी ये है कि तो ये चीज होती है, ये तो अपनी प्रतिभा पर है। हाँ। अपनी लगन, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा पर है। अच्छा, एक चीज और ये हमारे दिमाग में सवाल आया, जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में राजयोग है, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, लड़के लड़कियां जो 25-26 साल के, तो वो क्या करते हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अपना IAS की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ ज्योतिष विज्ञान का, तो वो देख लेते हैं हमारी कुंडली में राजयोग है, तो उनको ये लगता है कि राजयोग है, अब ये सफलता की गारंटी देगा।
हमने कई कुंडलियों पे बताया है हाँ। कि हमको राजयोग मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको उसके अनुसार परिश्रम तो करना पड़ेगा और उसकी दिशा में उसी दिशा में। हाँ। तो बगैर हम परिश्रम नहीं करेंगे और हम उस दिशा में भी नहीं परिश्रम करेंगे तो राजयोग हमने बताया है कि यदि IAS बनने का राजयोग है तो ऐसे लोग जो परिश्रम नहीं करेंगे और सही दिशा में नहीं करेंगे क्लर्क बन के रह जाएंगे, जीवन चलता रहेगा, जीवन में कहीं कोई रोटी कपड़ा मकान मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो जितना बड़ा राजयोग उतनी ही ज्यादा उसको खोलने के लिए मेहनत है ना। हाँ, ये तो करनी ही पड़ेगी। ये नहीं है कि वह कुंडली में 4 राजयोग है तो आदमी खुशी खुशी अपना सारी जिंदगी यही गाता रह जाएगी जो है हमारी कुंडली में राजयोग और करे धरे कुछ ना। तो अली फजल की ये जन्म कुंडली मेरे हिसाब से और ठीक है जो है ना।